Hey guys, welcome you all to my YouTube channel. I'm here with a new lesson with a new topic and I hope you all will enjoy it. Here you are watching a eye that is so beautiful. So today we'll study about the human eye. तो आज हमने इसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करना है. दिस विल बी अंडर आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेसन. ठीक है, तो ऑलरेडी आई एनाटमी आपको दी हुई है पिक्चराइजेशन फॉर्म में, बट बेटर टू ड्रॉ बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो अपने आप अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा मेमोरेबल रहेगी, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और यू कैन से आई एनाटमी. ठीक है, सो गेट रेडी, लेट्स बिगिन. तो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हो गई ये, और ये इसका अपर पार्ट हुआ. ठीक है, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा पार्ट होता है. दिस इज द पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यस आई लेंस. इसको हम बोलते हैं आई लेंस. ठीक है, इसके बाद एक लेयर होती है, ये लेयर ए आई. अब इसकी लेयरिंग हम लिखेंगे. ठीक है, ये हो गई इसकी एक लेयर. इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा शेड दे देते हैं. ठीक है, सो एक लेयर हमारे पास ये हो गई है. ओके, नेक्स्ट इसी में से एक और स्ट्रक्चर बनेगी, वो मैं किसी और कलर से दिखा देती हूँ आपको. दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, और एक थर्ड लेयर और होती है यहाँ पर, और वो थर्ड लेयर क्या है, वो थर्ड लेयर है हमारे पास. इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं. दिस इज द थर्ड लेयर. ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर. ऑलराइट, इसके बाद कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पर. ओके, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इस बेसिक स्ट्रक्चर की हम लेबलिंग स्टार्ट करते चलते हैं, तब ज़्यादा आसानी से हमें समझ आएगा. ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट, पहली बात तो इस पूरी सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आई बॉल. ठीक है, ये जो आई बॉल होती है हमारी, ये आई बॉल हमारे स्कल के सॉकेट में सिचुएटेड होती है. ठीक है, ये आई बॉल कहाँ होती है, ये आई बॉल हमारे स्कल के सॉकेट रीजन में सिचुएटेड होती है, जिस सॉकेट रीजन के अंदर इसको इसलिए रखा गया है जिससे कि बाहर से कोई भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो उस इशू से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, तो ये सॉकेट के अंदर अरेंज होती है. जो ह्यूमन आई होती है वो 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है. सबसे आउटर मोस्ट आप देख रहे होंगे, आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं स्क्लेरा. क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट को हम स्क्लेरा. ये आउटर मोस्ट लेयर है. ठीक है, स्क्लेरा से नीचे सेकंड लेयर होती है, जो मैंने हाईलाइटेड रीजन दिखाया था आपको. ये जो सेकंड लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्कोरॉइड. ओके, दिस इज द मिडल लेयर. क्या होती है ये मिडल लेयर होती है. थर्ड होती है, थर्ड लेयर इसकी रेटिना. ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर कहलाती है. ओके, उसके बाद आप एक थोड़ा सा रेटिना में ग्रूव देख रहे होगे, जो ग्रूव मिडल लेयर में जा रहा है. ठीक है, इस ग्रूव का नाम दिया गया है फोविया सेंट्रालिस. क्या कहा गया है इसको, फोविया सेंट्रालिस. और ये जो फोविया सेंट्रालिस है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज
येलो स्पॉट। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। ठीक है, उसके बाद ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। याद रखना, जब भी ऑप्टिक वर्ड यूज होता है, जहाँ पर भी ऑप्टिक वर्ड आ जाता है, इसका मतलब वहाँ बात हो रही है ब्रेन की। ये वो नस है, ये वो नर्व है जो आई से मैसेज को, कि उसने क्या देखा, उस मैसेज को लेकर सीधा कहाँ पहुँचेगी, ब्रेन के पास। फिर वो ब्रेन की ड्यूटी है, वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरीके का मैसेज आया, किस तरीके के सिग्नल्स आए, क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑप्टिक नर्व। जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है, यानी दिस पार्ट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है, इस रीजन को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं हम। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने अभी आपको बोला था, ये क्या है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आई लेंस। और ये जो आई लेंस होता है, ये एक टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्रिस्टैलिन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को, क्रिस्टैलिन। ओके बच्चों, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज क्रिस्टैलिन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब आप देख रहे होगे, ये आई लेंस जो है, ये पूरी की पूरी आई बॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। एक पार्ट क्या है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि जो पीछे की तरफ है लेंस के, पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम बोलेंगे, और एक पार्ट ये हो गया जो कि आगे की तरफ है, जिसको हम एंटीरियर पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जो पीछे वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलेंगे विट्रस चैम्बर। क्या बोलेंगे उसको, विट्रस चैम्बर। इस विट्रस चैम्बर के अंदर एक सब्सटेंस फिल्ड होता है, एक फ्लूइड फिल्ड होता है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर। ओके, अब आ जाते हैं लेंस के आगे वाला पार्ट, यानी एंटीरियर पार्ट। लेंस का जो आगे वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको, एक्वस चैम्बर। जैसे विट्रस चैम्बर में एक फ्लूइड फिल्ड था, उसी तरीके से एक्वस चैम्बर में भी एक फ्लूइड फिल्ड होता है, जिस फ्लूइड को कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को, एक्वस ह्यूमर। ओके, तो दोनों फ्लूइड समझ आ गए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब क्या है कि ये आपने देखा होगा, जो सेकेंड लेयर है और फर्स्ट लेयर की बात करते हैं। ये जो फर्स्ट लेयर है आई बॉल की, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, नॉर्मली जो स्क्लेरा होती है वाइटिश कलर की होती है, राइट। नॉर्मली स्क्लेरा कैसी होती है, वाइटिश कलर की होती है, बट एंटीरियरली आगे की तरफ आई में यही स्क्लेरा लेयर जो है थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है, और ये मॉडिफाई होकर कैसी बन जाती है, ट्रांसपेरेंट। और अब इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब ये कैसी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जबकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, स्क्लेरा की। स्क्लेरा कैसी थी, स्क्लेरा वाइटिश कलर की है, वाइटिश लेयर है स्क्लेरा। उसने मॉडिफाई कैसे किया अपने आप को कि वो ट्रांसपेरेंट हो गई, बल्ज आउट हो गई, बाहर को उभरा हुआ हिस्सा हो गई एंटीरियरली आई में, और इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है कॉर्निया। ओके, आगे की जब बात करते हैं, अब आप सेकेंड लेयर पे आ जाते हैं हम। सेकेंड लेयर जो कोरॉइड है, इस सेकेंड लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंड लेयर कुछ पार्ट्स में डिसोसिएटेड है। ठीक है, ये सेकेंड लेयर कुछ पार्ट्स में डिसोसिएटेड है, जैसे कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी। आउटर मोस्ट लेयर क्या थी हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी स्क्लेरा, राइट। स्क्लेरा कितनों में डिसोसिएट हुई थी, स्क्लेरा ओपेक पार्ट में और
ट्रांसपेरेंट पार्ट में, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? कॉर्निया, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी मिडिल लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कोरॉइड। जिस तरीके से हमारी आउटर मोस्ट थी उसी तरीके से मिडिल लेयर भी हमारी कुछ पार्ट्स में डिसोसिएटेड है। और उस पूरी बॉडी को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को हम? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। अब ये सिलियरी बॉडी किस तरीके से, अब किन किन पार्ट्स के साथ बन रही है? ये सिलियरी बॉडी कुछ पार्ट्स के साथ तैयार हो रही है। और सिलियरी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सिलियरी बॉडी एक पार्ट आ गया, दूसरा आ जाता है आपका आइरिस, एक आ जाता है आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लेयर है, जो हमारी मिडिल लेयर है, वो किन किन पार्ट से बनी हुई होगी? सिलियरी बॉडी से, आइरिस से, सस्पेंसरी लिगामेंट से। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब इसके बारे में बताऊंगी कौन कौन से पार्ट हैं। आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ नज़र आ रही होगी। अब वो स्ट्रक्चर, ये जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ये दिस इज ब्लड वेसल। भाई आई को सर्वाइवल रेट में रखने के लिए ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ब्लड वेसल क्या करेंगी? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। तो ये क्या हो गई? हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर आ रही हैं, जिनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ह्यूमन आई को, जिससे कि वो सर्वाइवल फॉर्म में रह सके, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज व्हाट, आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ नज़र आ रही होंगी। जैसे कि ये जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर में से एक ये स्ट्रक्चर निकल कर आ रही है। ये स्ट्रक्चर कहलाती है हैंगिंग स्ट्रक्चर आइरिस, ठीक है। आइरिस के बीच में आपको जो एक गैप नज़र आ रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। ये जो गैप है प्यूपिल का, ये छोटा बड़ा होता रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन टू द साइज ऑफ आइरिस। कभी आइरिस बहुत ज़्यादा पास है, कभी आइरिस स्ट्रेच होकर एक दूसरे से दूर हो गई हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से प्यूपिल का जो साइज होता है, यानी दोनों आइरिस के बीच का जो गैप है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब वो चेंज कब होगा, कैसे होगा, वील स्टडी लेटर, ठीक है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कि ये जो हमारी आई होती है, आई की जो टॉप लेयर होती है स्क्लेरा, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जो कॉर्निया से पहले ही ख़त्म हो जाती है। यानी ये हमारी पलकें हो गई हैं, इनको हम बोलेंगे आईलेट्स, ठीक है। ये हमारी आईलेट्स हो गई हैं, और आईलिड के नीचे ये जो लेयर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो लेयर आप देख रहे हो आईलिड के नीचे, दिस वन, इसी तरीके से यहाँ भी, ओके। आईलिड से नीचे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम कंजंक्टिवा बोलते हैं, और ये स्क्लेरा से लेकर कॉर्निया के ऊपर तक पतली सी लेयर बनाती है। कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा का फंक्शन क्या होता है? कंजंक्टिवा का फंक्शन होता है जैसे कि मशीन्स में ल्यूब्रिकेशन के लिए हम ग्रीसिंग करते हैं ना, ऑयल डालते हैं, जिससे कि वो मशीन के पार्ट्स प्रॉपर तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इन द सेम मैनर हमारी आई में भी ये जो स्ट्रक्चर है कंजंक्टिवा, इसका काम भी एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन का है, ल्यूब्रिकेट करना। जो हमारी आईलिड्स हैं वो ब्लिंक करती रहती हैं, झपकती रहती हैं जैसे, तो उन ब्लिंकिंग का रीज़न क्या है? उन ब्लिंकिंग का रीज़न है कि उनको ब्लिंक करना है, तो जितनी बार वो ब्लिंक करेंगे उतनी बार वो यहाँ से एक सीक्रेशन कॉर्निया के ऊपर डालती हैं, जिससे कि कॉर्निया ल्यूब्रिकेट हो जाए, मॉइस्चर्ड हो जाए, उसकी सरफेस ट्रांसपेरेंट और शाइनी बनी रहे, जिसकी वजह से ईजिली लाइट बाहर से अंदर आ सके और प्रॉपर रेजोल्यूशन वाली इमेज का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो एक तो ये कंजंक्टिवा क्या करता है? कॉर्निया की सरफेस को ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है।
मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा काम है जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स को बार बार ब्लिंक करने के लिए, झपकने के लिए भी एक लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। तभी तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई मशीन है, कोई मशीन के पार्ट्स अगर ईजिली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके बीच में कोई लुब्रिकेटिंग मटीरियल आपने डाला हुआ है, कोई ऑयल या कोई ग्रीस लगाई हुई है। इन द सेम मैनर आईलिड्स भी प्रॉपर तरीके से ब्लिंक कर सके, इसलिए यहाँ पर कंजंक्टिवा यहाँ भी लुब्रिकेशन का काम करती है। पर कई बार बहुत सी लापरवाहियों की वजह से ये कंजंक्टिवा की सेल्स डेड होना शुरू हो जाती है, मतलब इन्हें खुद ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, इन्हें खुद मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। एक समय ऐसा आता है, ठीक है। तो जिनके अंदर किसी भी लापरवाही की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से कंजंक्टिवा ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम खड़ी होती है उसे बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? कंजंक्टिवाइटिस। आई होप यू ऑल गॉट दिस। चलिए, तो इतना कॉमन स्ट्रक्चर समझ आया। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे मिडल लेयर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडल लेयर की, जिसमें मैंने बोला था आपको मिडल लेयर किससे कंपोज्ड होती है। मिडल लेयर कंपोज्ड होती है सिलियरी बॉडी, आइरिस और सस्पेंसरी लिगामेंट से, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। तो लेयर्स में थोड़ी सी और हम देख लेते हैं ज़रा। तो जो हमने फर्स्ट लेयर के बारे में बात किया था, स्क्लेरा के बारे में बात किया था, स्क्लेरा के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो काफ़ी मेन हैं, जैसे कि स्क्लेरा डेंस फिब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिब्रस टिश्यू बोल सकते हैं, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू जहाँ पर होगा वहाँ याद रखिएगा, फाइब्रस टिश्यू का काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये क्या काम कर रहा है? ये फाइब्रस टिश्यू करेगा आई को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, कि किसी भी तरीके का जर्क हो, कोई प्रॉब्लम हो आउटर सराउंडिंग में, तो उस आउटर सराउंडिंग से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये काम होगा इस डेंस फाइब्रस टिश्यू का, ओके। दूसरा क्या है? ये जो स्क्लेरा लेयर होती है, ये स्क्लेरा लेयर वाइटिश कलर की होती है, ठीक है। वाइटिश कलर की लेयर होती है स्क्लेरा। वाइटिश कलर की क्यों होती है? बिकॉज नो ब्लड सप्लाई, क्योंकि इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कोई ब्लड सप्लाई नहीं है यानी कोई ब्लड नहीं है, और जब कोई ब्लड नहीं होगा मतलब तो नो पिगमेंट्स। ब्लड के अंदर ही तो डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोई पिगमेंट्स नहीं होंगे, और पिगमेंट्स नहीं होगा तो क्या कलर मिलेगा हमें? वाइट कलर मिलेगा, राइट। इसीलिए ये वाइटिश कलर की होती है। बट स्क्लेरा एंटीरियरली यानी ह्यूमन आई में आगे वाला जो हिस्सा है, एंटीरियरली ये स्क्लेरा कैसे हो जाती है? मॉडिफाइड। किस में मॉडिफाइड हुई? एक ट्रांसपेरेंट लेयर में। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या कहेंगे? उस ट्रांसपेरेंट लेयर का एक नाम दिया गया है, और वो ट्रांसपेरेंट लेयर का नाम क्या है? वो लेयर का नाम है कॉर्निया, ओके। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या कहा गया है? कॉर्निया। अब इस कॉर्निया की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्निया क्या है? एक तो हम पढ़ी चुके हैं ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा ये कॉर्निया कैसी सरफेस वाला होता है? ये होता है कॉन्वेक्स सरफेस वाला। कॉन्वेक्स मतलब जिसकी ऐसी सरफेस होती है, एक साइड उभरी हुई, यानी वो साइड उभरी हुई जहां पर लाइट एंटर करेगी, ऐसी सरफेस को हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस वाला है, और ये एवैस्कुलर होता है, यानी किसी भी तरीके की वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, कोई ब्लड वेसल नहीं होती, कोई ब्लड सप्लाई इसके अंदर नहीं होती है। ये जो कॉर्निया होता है ये कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर। कोलाजन का काम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है, ठीक है। तो हमारी आंखों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज कोलाजन फाइबर्स लेयर, ठीक है। तो ये जो कॉर्निया होता है कोलाजन फाइबर से मिलकर बना होता है। दूसरा बता चुकी हूँ, इसी के थ्रू, इसकी इस फीचर के थ्रू, एवैस्कुलर फीचर की वजह से कॉर्निया किस काम को कंप्लीट करता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशंस को।
अब ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझ लो। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है किसी पार्ट को, किसी के बॉडी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह लगाना। यानी जिससे होता है ना, बहुत से लोग अपनी आईज डोनेट कर देते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी ज़रूरतमंद को दे देना, तो किसी और की आंखों को निकाल कर जिसको ज़रूरत है उसको दे देना कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। ये सिर्फ आंखों के केस में नहीं होता, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, जो ऑर्गन एक बॉडी से दूसरी बॉडी को दिए जा सकते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, ठीक है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन आर नेवर रिजेक्टेड। नेवर रिजेक्टेड का मतलब है कि अगर कोई डोनर हो तो उसकी आंखों का कॉर्निया उसको दिया जा सकता है जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप उसको डोनर की कॉर्निया को किसी पेशेंट जिसको ज़रूरत है उसको आप दोगे तो उसकी बॉडी उस ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट कर लेगी, उसको अपना बना लेगी, उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। जैसे बाकी ऑर्गन्स के केस में कई बार हो जाता है, जैसे किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, पहली बात तो उसमें खर्चा इतना ज़्यादा आ गया, दूसरी बात किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी क्या हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कई बार पेशेंट को एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। वो तब का किस्सा है जब उसकी बॉडी किसी भी फैक्टर की वजह से, ब्लड हो गया या ब्लड सैंपल हो गया या कोई और एलर्जिक सिचुएशंस हो गई या कोई स्पेशल मॉडिफाइड सेल्स हो गई हैं जिनकी वजह से पेशेंट की बॉडी डोनर के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो रिजेक्शन होता है। अब उस रिजेक्शन का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, सिंपल एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। बट कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशंस के केस में ऐसा नहीं है, रिजेक्शन नहीं होता, ये 100% सक्सेसफुल होता है। क्यों रिजेक्शन नहीं होता? क्योंकि नो ब्लड सप्लाई, क्योंकि कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नो ब्लड सप्लाई मतलब नो वाइट ब्लड सेल्स। जब वाइट ब्लड सेल्स ही नहीं होंगी, फाइटर सेल्स नहीं होंगी, तो अपोज कौन करेगा, ठीक है। इसीलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशंस आर ऑलवेज एक्सेप्टेड। अंडरस्टूड? चलिए, सेकेंड लेयर की हम बात कर रहे थे। सेकेंड लेयर है हमारे पास कोरोइड। कोरोइड, ठीक है। कोरोइड हमारे पास सेकेंड लेयर है, बता चुकी हूँ मैं, मिडल लेयर होती है ये, और हाईली वैस्कुलर होती है। हाईली वैस्कुलर होती है। हाईली वैस्कुलर मतलब, हाईली वैस्कुलर मतलब हाई ब्लड सप्लाई। यहाँ पर वेसल्स बहुत होती हैं, हाई ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड। अब गुड सप्लाई ऑफ ब्लड है तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, वैस्कुलर कहा गया है, ठीक है। दूसरी फीचर है इसकी, ब्लूइश ब्लैक कलर की होती हैं ये, ब्लूइश ब्लैक कलर, ये ब्लूइश ब्लैक कलर की होती हैं। क्यों ये ब्लूइश ब्लैक कलर की क्यों होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से ये ऐसी होती हैं, एंड दैट पिगमेंट इज मेलानिन। सुना होगा आपने, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, सांवले होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज मेलानिन, ठीक है। तो इस कोरोइड लेयर में मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से क्या होता है, इसी पिगमेंट की वजह से कोरोइड का जो कलर होता है वह ब्लूइश ब्लैक कलर होता है, ठीक है। अब मेलानिन का यहाँ क्या काम भाई? क्वेश्चन सही है ना, यहाँ क्या काम मेलानिन का? ऑफ कोर्स यहाँ काम है, ये आई के अंदर जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस होते हैं, यानी कि लेंस ने लाइट को रेटिना पर फोकस किया, रेटिना ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ गई दैट इज़ ओके, ठीक है। जो नहीं आ पाई तो वो तो अंदर ही रह जाएगी ना,
और जब वो लाइट अंदर रह जाएगी तो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे, और उन एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस की वजह से यानी बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से वहाँ प्रॉपर इमेज नहीं बन पाएगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी, साफ इमेज नहीं बनेगी, तो जिसकी वजह से हमें साफ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्लियर नज़र आए, हमारी आई प्रॉपर क्लियर इमेज का फॉर्मेशन करे, इसीलिए एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन जो होता है, एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज़ डन बाय द मेलानिन पिगमेंट। ओके, तो ये मेलानिन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा reflections in the eye to form clear image, जिससे कि क्लियर इमेज बन सके। क्लियर इमेज का मतलब क्या होता है, क्लियर इमेज का मतलब है हाईली रेजोल्यूशन इमेज। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए, ये बात समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट मिडल लेयर। तो जब हम मिडल लेयर की हम बात कर रहे थे, तो मिडल लेयर में आपको मैंने कहा था कि मिडल लेयर यानी कि कोरोइड, जो कोरोइड होती है वो 3 स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी होती है। तो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं कोरोइड का। हमारी कोरोइड किस तरीके की थी, हमारी कोरोइड है इस तरीके की स्ट्रक्चर, यही थी ना स्ट्रक्चर कोरोइड की, राइट? यही कोरोइड की स्ट्रक्चर थी। यहां पर इसने लेंस को होल्ड किया था, और लेंस को होल्ड करने के साथ साथ कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थी जो है इसको लेंस को होल्ड कर रही थी। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी, हम इस पूरी को सिलियरी बॉडी बोलते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। अब सिलियरी बॉडी की अगर स्टडी हम करें तो सिलियरी बॉडी में क्या क्या आ जाता है। सिलियरी बॉडी में एक तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, सिलियरी बॉडी में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिलियरी मसल्स। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलियरी मसल। जो आपको ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, दिस इज सिलियरी मसल। ठीक है, अब सिलियरी मसल्स के साथ साथ ये हो गई हमारी सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स के साथ साथ अब एक और स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या, आप यहाँ देखोगे इस टाइप के प्रोजेक्शंस हैं, इस तरीके के जो प्रोजेक्शंस हैं, दिख रहे हैं ये प्रोजेक्शंस, राइट? इस तरीके के प्रोजेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलियरी प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं इनको, सिलियरी प्रोसेसेस। सिलियरी प्रोसेसेस, सिलियरी प्रोसेसेस में एक बात और याद रखिएगा, जहाँ पर भी प्रोसेसेस वर्ड ऐड हो जाता है वहाँ समझ जाइए कि वहाँ क्या काम होने वाला है, फिल्ट्रेशन। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने वाला है इन प्रोजेक्शंस की वजह से। फिल्ट्रेशन किसका होगा, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का। ब्लड के फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनेगा एक्वस ह्यूमर, राइट? मैंने अभी आपको बताया था एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, लेंस के आगे वाला जो पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, तो वहाँ पर एक्वस ह्यूमर फिल्ड होता है। एक्वस ह्यूमर कैसे बनता है, जो ब्लड सप्लाई आई के अंदर आ रही थी ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो ब्लड सप्लाई सिलियरी मसल्स में एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड कहाँ पहुँचा, वो सप्लाई कहाँ पहुंची, सिलियरी प्रोसेसेस में। सिलियरी प्रोसेसेस ने क्या किया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किया। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से क्या हुआ, एक्वस ह्यूमर बना। अंडरस्टूड? चलिए,
इतना समझ आया? तो सिलियरी बॉडी के दो पार्ट हो गए, सिलियरी मसल्स हो गई, सिलियरी प्रोसेसेस हो गए। इनके साथ साथ सिलियरी प्रोसेसेस में से कुछ इस टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी और कलर से कोशिश करती हूँ शो करने की इसको। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ है जो लेंस को होल्ड कर रही हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लीगामेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? सस्पेंसरी लीगामेंट्स। लीगामेंट्स के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना, दीज आर नॉन फ्लेक्सिबल, यानी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। ये नॉन फ्लैक्सिबल होते हैं, किसी भी तरीके की फ्लैक्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, ये इनकी फीचर होती है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सस्पेंसरी लीगामेंट की। सस्पेंसरी लीगामेंट स्टेशनरी होते हैं, स्टील की तरह होते हैं, जो स्ट्रेच नहीं हो सकते हैं, जबकि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडी है, ये परफॉर्म करती हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं। इस बात को याद रखिएगा, सस्पेंसरी लीगामेंट्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जबकि सिलियरी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, उनको आप स्ट्रेच कर सकते हो। अंडरस्टूड? उसके बाद ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम होता है टू होल्ड द आई लेंस टू मेंटेन इट्स पोजीशन। किसी भी रीज़न की वजह से आई लेंस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो, इसके लिए काम कौन कर रहा है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये काम कर रहे हैं, उसको उसकी पोजीशन पर बनाए हुए हैं। ओके, समझ आ गई बात? क्लियर? तो मेरी एक चीज़ कंप्लीट हुई, जो मैंने क्या बोला था, सिलियरी बॉडी क्या क्या है? सिलियरी बॉडी है सिलियरी मसल्स, राइट? सिलियरी बॉडी क्या है? दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, राइट? अब एक और पार्ट रह गया जो सिलियरी बॉडी के अंदर आता है, दैट इज दिस पार्ट, एंड दिस इज आइरिस। व्हाट इज दिस? दिस इज आइरिस। क्या है ये? आइरिस। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास सिलियरी बॉडी का? थर्ड पार्ट इज आइरिस। ओके, आइरिस के बीच के गैप को हमने क्या नाम दिया था? आइरिस के बीच के गैप को हमने बोला था प्यूपिल। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन टू द आइरिस, कि आइरिस कितना क्लोज है या कितना दूर जा रहे हैं एक दूसरे से स्ट्रेच होने के बाद। ठीक है, तो आइरिस की वजह से प्यूपिल का साइज चेंज हो सकता है। अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर? मिडल लेयर सबको समझ आ गई है? ठीक है, अब मिडल लेयर में अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं, मिडल लेयर किस तरीके से काम कर रही है। मिडल लेयर में काम कर रही है सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए पोजीशन बनाने के लिए, सिलियरी प्रोसेसेस हो गए एक्वोस्यूमर बनाने के लिए, और सिलियरी मसल्स हो गए हैं लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने के लिए। अब फोकल लेंथ का क्या मतलब है? फोकल लेंथ से पहले एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, एंड दैट टर्म इज एकोमोडेशन। एक टर्म है जिसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब क्या है? आप खुद सोचो इस बात को, जब हमें कोई बहुत दूर की चीज़ देखनी होती है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट आइज़ के अंदर आनी चाहिए, तभी उतने दूर की इमेज आपकी आंखों में प्रॉपर बन पाएगी। ठीक है, या फिर आपको कोई पास की चीज़ देखनी है, तो पास की चीज़ों के लिए कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आंखों के अंदर आए जिससे कि उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन हमें मिल सके। ओके, तो अब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आ रही है और कितनी नहीं आ रही है, और जो लाइट अंदर आ रही है वो पूरी तरीके से आपके आई लेंस के ऊपर आकर पड़े और आंखों के अंदर जाए लेंस के थ्रू। ठीक है, इज एकोमोडेशन, यानी लेंस का क्या काम है? अभी फ़िलहाल लेंस ऐसा है, ठीक है, अभी फ़िलहाल लेंस ऐसा है,
अगर कहीं दूर से लाइट आ रही होगी तो लेंस क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेच करेगा जितना लंबा हो सकता है। स्ट्रेच होने की वजह से उसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा था, मिडल से थिक था, राइट। अब जब वो स्ट्रेच होगा तो मिडल से तो थिकनेस कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा एरिया मिल जाएगा लाइट को एंटर करने का, राइट। तो ये कब होता है, अभी लेंस का साइज कैसा हो गया, लेंस बहुत लंबा हो गया है पर थिकनेस उसकी कम हो गई है। तो ये कब होती है कहानी, ये तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, वहां से लाइट आ रही है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट अगर आती है तो लेंस क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आई थ्रू द लेंस, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं पास में ही रखा हुआ था, इन दैट केस द लाइट इज इन अबंडेंट फॉर्म, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट अभी फिलहाल हमारे पास है, तो उस केस में क्या होगा, जो ये लेंस है दोबारा से अपने स्ट्रक्चर को थिकिंग करेगा सेंटर से और काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है, बट मिडल से थिकन हो जाएगा, जिससे कि पास आई लाइट आसानी से रेटिना के ऊपर जाकर इमेज का फॉर्मेशन कर सके। ओके, ये काम होता है। तो अब लेंस ने पहले अपनी स्ट्रेच लेंथ को बढ़ाया, बाद में लेंथ को कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, तो लेंस जो अपनी ये स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, यानी लेंथ को और थिकनेस को चेंज कर रहा है, जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू द आई इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। तो लेंस की ये जो फीचर है कि बाहर से जो भी लाइट आ रही है वो लाइट रेटिना के ऊपर पहुँचे, क्योंकि रेटिना पर पहुँचेगी तभी इमेज बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। तो जो भी जहाँ से भी लाइट आ रही है उस लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए लेंस को जो बार बार अपनी लेंथ और थिकनेस चेंज करनी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। ओके, एकोमोडेट करना अपने आप को, लाइट को एंटर कराना। मेन आप आई में बात याद रखिएगा कि मेन आई का पर्पस क्या है, आई का पर्पस है जहाँ से भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है उस लाइट को रेटिना पर फोकस करना। रेटिना पर जाकर जब वो फोकस होगी तभी वो कोई इमेज बना सकती है। लेंस यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि कहीं से भी लाइट आ रही है उस लाइट को रेटिना पर फोकस कराना है और रेटिना पर वो लाइट फोकस कर सके, इसीलिए लेंस क्या करता है, अपने आप को लेंथ वाइज और थिकनिंग वाइज चेंज करता है, रहता अपनी ही पोजीशन में है, ठीक है। सो दिस इज एकोमोडेशन के लाइट के लिए, लाइट को रेटिना पर फोकस कराने के लिए अपने स्ट्रक्चर को, अपने लेंथ को और थिकनेस को चेंज करना एज पर द रिक्वायरमेंट इज एकोमोडेशन, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बोला कि जो सस्पेंसरी लीगामेंट्स होते हैं वो तो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो लेंस कैसे अपने आप को लंबा करेगा, कैसे अपने आप को छोटा करेगा, कैसे लंबा करेगा, कैसे छोटा करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में यही बात बोली कि सस्पेंसरी लीगामेंट्स का काम होता है सिर्फ लेंस को होल्ड करके रखना कस के, कि हाई लो के चक्कर में ऐसा ना हो लेंस फिलहाल इसकी पोजीशन ये वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाए या यहाँ डिस्प्लेस हो जाए, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। पोजीशन पे रहते रहते ही उसको लेंथ बढ़ानी है कम करनी है, बढ़ानी है कम करनी है, तो उसको पोजीशन पे बनाए रखने का काम कर रहे हैं सस्पेंसरी लीगामेंट्स, ठीक है। और सस्पेंसरी लीगामेंट्स को पकड़ा हुआ है सिलियरी मसल्स ने, तो वो सिलियरी मसल्स परफॉर्म कर रहे हैं कि लेंस को इस कोने से पकड़ के खींच रहे हैं तो थोड़ा लंबा हो सके, ठीक है, इस कोने से पकड़ के लेंस को खींचने को लंबा हो सके दोनों तरफ से, मतलब, और फिर उसको लेंस को थोड़ा अगर उसे रिलैक्स कराना है लेंस को तो उसको रिलीज कर रहे हैं, वो फिर से अपनी पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो जो खींचने का काम कर रहे हैं वो सिलियरी मसल्स कर रहे हैं, ना कि सस्पेंसरी लीगामेंट्स, ठीक है। सस्पेंसरी लीगामेंट्स का एक ही काम है, लेंस को उसकी पोजीशन पर बनाए रखना, और सिलियरी मसल्स का काम क्या है, लेंस को एकोमोडेट करने के लिए उसकी फोकल लेंथ चेंज करवाना, यानी कि लाइट को रेटिना पर फॉल कराने के लिए अपने साइज को वो वेरिएट कर रहा है, फोकल लेंथ चेंज कर रहा है, ठीक है। कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो उसकी लाइट को भी रेटिना के ऊपर डालना है, तो वो अपनी फोकल लेंथ कैसी कर रहा है, बढ़ा रहा है।
अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस कराना है, तो वो अपनी फोकल लेंथ क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करके लाइट को रेटिना पर फॉल कराना टू फॉर्म रेजोल्यूटेड इमेज इज अकोमोडेशन। आई थिंक यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। ओके, और सिलियरी प्रोसेसेस में बता चुकी हूँ। सिलियरी प्रोसेसेस का काम क्या होता है? सिलियरी प्रोसेसेस का काम है टू फिल्टर द ब्लड सो दैट एक्वस ह्यूमर कैन फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और पार्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड पार्ट की। दैट थर्ड पार्ट इज एक्चुअली रेटिना, राइट। रेटिना की अगर हम बात करते हैं या इनर मोस्ट लेयर की हम बात करते हैं, इनर मोस्ट लेयर हमारे पास हो गई है रेटिना। रेटिना की बात करते तो रेटिना को हम फोटोग्राफिक प्लेट भी नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं, अदरवाइज इसको फोटो सेंसिटिव लेयर या स्क्रीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। वो फोटो रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे? वो फोटो रिसेप्टर्स होंगे, एक तो होंगी रॉड सेल्स और एक होंगी कोन सेल्स। ठीक है, दो तरीके के फोटो रिसेप्टर्स यहाँ पर होंगे, एक होंगे रॉड सेल्स और एक होंगे कोन सेल्स। चलिए थोड़ा और आगे की बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में ज़्यादा नहीं लेंगे। और वो क्या है कि कोरॉइड जो लेयर होती है वो लेयर कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है? एक पार्ट होता है सिलियरी बॉडी, एक होता है आइरिस, एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डायग्रामेटिकली स्टडी कर लिया था। अब थोड़ा सा इनके फंक्शंस को लिख लेते हैं जिससे कि हमें याद रहेगा। सो नंबर वन है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन होता है? सिलियरी मसल्स का होता है आई के एकोमोडेशन को कराना, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंट है, काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट से किस तरीके से लाइट को आपको फोकस करना है रेटिना के ऊपर, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन ईजिली हो सके। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो आप कह सकते हो कि सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? सिलियरी मसल्स सस्पेंसरी लीगामेंट्स के थ्रू, ठीक है, सिलियरी मसल्स सस्पेंसरी लीगामेंट्स के थ्रू लेंस को खींचती हैं अगर लाइट कहीं दूर से आ रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेंस के ऊपर आकर गिरे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइट को रेटिना पर कन्वर्ज करा सके, रेटिना के ऊपर फोकस करा सके, जिससे ज़्यादा अच्छे से आपको इमेज मिल सके। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स का काम है कि अगर दूर से लाइट आ रही है तो उसके हिसाब से लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करना, और अगर पास से लाइट आ रही है तो उसके हिसाब से लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करना, सो दैट द लाइट कैन फॉल ऑन टू द रेटिना ईजिली टू प्रोवाइड गुड मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज। ओके, नेक्स्ट है सिलियरी प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया था प्रोसेसेस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। तो सिलियरी प्रोसेसेस क्या काम करेंगे? सिलियरी प्रोसेसेस जो ब्लड सप्लाई हो रही है आई के विट्रस चैम्बर में, उस ब्लड सप्लाई को लेंगे, और बताया था मैंने आपको ये बात कि कोरॉइड के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो विट्रस चैम्बर के थ्रू ही तो ब्लड वेसल्स वहाँ तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो सिलियरी प्रोसेस क्या कोरॉइड का ही पार्ट है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स पहुँचती, यानी गुड सप्लाई ऑफ ब्लड पहुँचता है, जिसका फिल्ट्रेशन होता है इन प्रोसेसेस के थ्रू, और क्या बनता है? एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट आ जाता है आइरिस। सिलियरी प्रोसेसेस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है आइरिस। आइरिस में आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं, कुछ की ग्रीन होती है, कुछ की ब्लैक, कुछ की ब्राउन, तो अलग अलग कलर की आंखें होती हैं। तो अलग अलग कलर की आंखें इसलिए होती हैं कि जो उनका आइरिस है
उस आइरिस में उस पर्टिकुलर कलर के लिए पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो पिगमेंट लेंस को वो कलर प्रोवाइड करता है और हमें वो आंखें उसी कलर की नज़र आती हैं। इट इज़ ओनली ड्यू टू आइरिस। दूसरा काम क्या है, मैंने बोला था आइरिस के बीच के गैप को हम बोलते हैं प्यूपिल, और ये प्यूपिल का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है कि अगर लाइट पास से आ रही है, ठीक है, अगर लाइट पास से आ रही तो प्यूपिल का साइज़ कुछ और होगा, अगर दूर से आ रही तो कुछ और होगा, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज़ कम और बड़ा कैसे होता है, आइरिस के एक्सटेंशन से। अगर आइरिस एक दूसरे से दूर बढ़ रहा है तो यानी प्यूपिल का साइज़ बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। और अगर आइरिस काफ़ी क्लोज आया हुआ, दैट मीन इनके बीच का गैप छोटा हो गया है, मतलब प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया, यानी कि बाहर से जो लाइट आ रही है हमें उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट की ज़रूरत है नहीं, उतनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड लाइट आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया। तो यानी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, उस हिसाब से प्यूपिल का साइज़ कम छोटा करने का यानी रेगुलेशन करने का काम भी आइरिस का ही होता है। आइरिस क्या करता है, आई के अपर्चर को कंट्रोल करता है। अपर्चर मीन्स होता है ओपनिंग, ओपनिंग मीन्स है प्यूपिल, ओके। फिर आ जाता है सिलियरी प्रोसेसेस के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो थी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करते, आप उनको नहीं खींच सकते हो, ठीक है, उनका फिक्स्ड एक एक्सटेंशन है, बस उतना ही वो रहेंगे, राइट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम क्या है, क्यों है वो ऐसे नॉन कॉन्ट्रैक्टेड बॉडी, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स नॉन कॉन्ट्रैक्टेड बॉडी इसलिए है क्योंकि अगर वो भी कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगे सिलियरी मसल्स की तरह, तो क्या होगा, लेंस अगर खिंचा थोड़ा ज़ोर से सिलियरी मसल्स के थ्रू, तो इस सस्पेंसरी लिगामेंट से अपने आप में फ्लैक्सिबल होने की वजह से डिस्प्लेस होने लगेंगी। जैसे रबर को हम स्ट्रेच करते हैं वो वाइब्रेशन शो करती है, वैसा इसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, और लेंस जो अपनी पोजीशन पर ऐसे बना रहना चाहिए वो भी ऐसे वाइब्रेट करेगा। मीन्स प्रॉपर तरीके से लाइट रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो पाएगी, प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, तो क्या काम है फिर सिलियरी मसल्स का, फिर तो सिलियरी मसल्स का काम यही कर लेते, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ आई लेंस मेंटेन करके रहते हैं और उसको सिलियरी बॉडी यानी सिलियरी प्रोसेसेस के साथ कनेक्शन में रखते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, एकोमोडेशन क्या है, ये एक टाइप का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, ये एक टाइप का मैकेनिज्म है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें आई इमेज बनाने के लिए, यानी अगर दूर से लाइट आ रही होगी या पास से लाइट आ रही होगी, तो दूर और पास की लाइट के हिसाब से ह्यूमन आई की फोकल लेंथ चेंज होती है, फोकल लेंथ चेंज होती है, यानी फोकस पॉइंट चेंज होता है, जिससे कि रेटिना तक लाइट कन्वर्ज कराई जा सके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सिलियरी मसल्स के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो, जब हम बुक पढ़ते हैं, ज़्यादा देर बुक पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा देर अगर पास से देखेंगे तो हमारी आंखों में बहुत जल्दी दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट हम देख रहे होंगे तो हमें इतनी जल्दी दर्द नहीं होता है। मोबाइल चला रहे हैं पास से, बुक बहुत देर से लेकर बैठे हुए हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो उस केस में आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, राइट। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, तो पास के ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है भाई, तो लेंस को क्या ज़रूरत पड़ी है खिंचने की, राइट, किसी भी टाइप के एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत पड़ी है। इस केस में क्या होगा, नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, पहली बात तो लाइट ज़्यादा आ रही होगी, तो उस केस में आइरिस आ जाएगा काफ़ी क्लोज, प्यूपिल का साइज हो जाएगा छोटा। दूसरी बात, जो लेंस है भाई, पास से तो लाइट आ रही है, उसके ऊपर तो पूरे के ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने आप को थिकन रखेगा, ठीक है। जब वो थिकन होगा तो ऑफकोर्स उसको, अभी फ़िलहाल वो इस पोजिशन में था, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलियरी मसल्स सब रिलैक्स मोड में थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये अपने आप को मिडल से थिकन करना शुरू करेगा, तो भाई सस्पेंसरी लिगामेंट्स पे भी एक टेंशन क्रिएट होगा और सिलियरी मसल्स पे भी एक टेंशन क्रिएट होगा, यानी वो खिंचेंगे,
इसकी तरफ, सेंटर की तरफ, लेंस की तरफ खींचेंगे, यानी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा कब? जब कोई नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। भाई उसको क्या करना, उसमें तो ऐसा कोई खास हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे, क्योंकि वो तो लेंस से चिपके हुए हैं, उन्हें तो कोई रोल परफॉर्म करना ही नहीं है खींचने से एसोसिएटेड, तो ठीक है। तो नियर ऑब्जेक्ट्स की वजह से सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि लेंस क्या करता है? अपने आप को स्क्वीज नहीं बोलेंगे, अपने आप को छोटा करता है, मिडल से थिकन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिलियरी मसल्स के ऊपर एक टेंशन पड़ती है, स्ट्रेस पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहाँ कोई काम नहीं कर रहे, तो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। आई लेंस इस कंडीशन में थिक हो गया है, ठीक है, और जितना ज़्यादा आई लेंस थिक होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का प्रोसेस है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का झुकना। सीधी लाइट जा रही है तो किसी भी ऐसी सरफेस की वजह से जिसका मीडियम अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो उसकी वजह से लाइट क्या होती है? स्ट्रेट ना जाकर थोड़ा बैंड हो जाती है। आपने कभी देखा हो कि कुछ ऑफिसेज में क्या होता है कि जैसे टेबल के ऊपर मोटा से कांच रखा होता है, जिसके नीचे विजिटिंग कार्ड या इम्पॉर्टेंट कुछ मेमोरेबल या मेमोरेंडम टाइप के पेपर्स रखे होते हैं कि उनको देख के याद रहे कि अच्छा ये भी काम है, ठीक है। आप देखोगे कि कितना मोटा शीशा है, वो इतना नीचे बिल्कुल रखा हुआ है उस विजिटिंग कार्ड को, पर फिर भी ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल यहीं रखा हुआ है, लगता है ना। क्यों? क्योंकि ग्लास, शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। दोनों की डेंसिटी, दोनों के इंडेक्सेस में अंतर होने की वजह से जो लाइट बाहर से सीधी आ रही है, अब ग्लास में वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो जब नियर ऑब्जेक्ट होगा, बेंडिंग ज़्यादा होगी, आसानी से रेटिना तक पहुंचेगी, ठीक है। अगर दूर से लाइट आ रही है तो भाई दूर से उतनी ज़्यादा लाइट तो पहुंच नहीं पाएगी, तो उस केस में क्या होगा? आइरिस थोड़ा सा दूर हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी, और एंटर करेगी तो भाई लेंस अभी ऐसे था, राइट, अब क्या होगा? लेंस एक्सटेंड होना शुरू होगा, खिंचना शुरू होगा। जब ये खींचेगा तो ऑफ कोर्स जो सिलियरी मसल्स पहले लेंस को के साथ कनेक्शन की वजह से खिंचाव ले रही थी, अब क्या होगा? वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगे, अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ हो रहा है, सिलियरी मसल्स कैसे हो रही है? रिलैक्स हो रही हैं, बट सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिलियरी मसल्स इनको खींच रही हैं। लेंस को खींचने की वजह से, लेंस को थिन करने की वजह से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ सके लेंस के थ्रू, कहाँ कन्वर्ज हो? रेटिना पर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो होगा डिक्रीज्ड होगा, क्योंकि अगर पहले ही रिफ्रैक्शन हो गया तो रेटिना तक तो लाइट पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए कम रिफ्रैक्शन होगा, आसानी से जो रेटिना तक लाइट पहुंच सके। अब खुद सोचो एक बात कि सपोज ये हमारा लेंस है, इधर से कहीं से लाइट आ रही है, ठीक है, अगर, और ये हमारा रेटिना है, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो रेटिना से और लेंस की डिस्टेंस कम होगी, राइट, तो यहीं से रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, आसानी से रेटिना तक लाइट पहुंचेगी। पर अगर ये थिन है तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो यहाँ से अगर पहले की तरह ही रिफ्रैक्शन होने लगा तो रेटिना तक तो पहुँचेगी ही नहीं लाइट, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। इसीलिए इसके अंदर रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, जिससे आसानी से धीरे धीरे रिफ्रैक्शन होगा तो आसानी से रेटिना तक लाइट पहुँच सके और एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हो सके। अंडरस्टूड? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर है हमारे पास रेटिना। रेटिना की अगर हम स्टडी करें तो रेटिना के हम क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बोला भी था कि ये फोटो सेंसिटिव लेयर भी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? फोटो सेंसिटिव लेयर भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्यों कहलाती है? इसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स कौन से हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी हैं? दो टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं यहाँ पर। एक तो है रॉड सेल और एक है कोन सेल।
ठीक है, दो तरीके की इसके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, एक है रॉड सेल्स और दूसरी है कोन सेल। फोटो रिसेप्टर सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज विजुअल सेल्स। ठीक है, इसको विजुअल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, अब इनका नाम जो रॉड सेल्स या कोन सेल्स रखा गया है, इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनकी शेप इस तरीके की है। रॉड सेल्स की शेप रॉड टाइप है और कोन सेल की शेप जो है कोन टाइप है। ठीक है, दोनों ही टाइप के जो ये सेल्स हैं, ये कैसे हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इनके पास होते हैं। ठीक है, इनके पास लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, मतलब कि इनके पास इस तरीके के पिगमेंट्स, इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो लाइट की वजह से काम करेंगे। यानी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जब लाइट आएगी, इनके ऊपर पड़ेगी, तो ये उसको ब्रेक डाउन करेंगे और रिसेप्टर सेल एक टाइप का नर्व इम्पल्स सेटअप करेगी और वो नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगी और बाकी का काम होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब किस तरीके से काम होगा, अब इनका काम देख लेते हैं किस तरीके से। तो पहले हम बात करते हैं रॉड सेल की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रॉड सेल्स की। तो रॉड सेल्स की जब हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो इनके पास एक पर्पलिश पिगमेंट होता है। इनके पास एक पर्पलिश पिगमेंट होता है। वो पर्पलिश पिगमेंट क्या है, रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं उस पर्पलिश पिगमेंट को, रोडोप्सिन। ठीक है, इसे विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसे विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस रोडोप्सिन की, इस पिगमेंट की फीचर क्या होती है, इस पिगमेंट की फीचर होती है कि इट functions in dim light as well। अगर बहुत कम लाइट होगी या रात के समय, डिम लाइट या रात के समय, ये अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वो बात अलग है कि जो इमेज बनेगी वो बड़ी ख़राब सी बनेगी, कुछ ज़्यादा खास इमेज नहीं बनेगी, बट इट कैन डू दैट। ठीक है, ये उस काम को कर सकता है। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो क्या है कि ये, हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने यही लाइन लिखी कि डिम लाइट में काम करते हैं, रात के समय में काम करते हैं। तो सिर्फ रात के समय में डिम लाइट में ही काम नहीं करते हैं, ये ब्राइट लाइट में भी काम करते हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट में किस तरीके से काम करते हैं, ब्राइट लाइट में इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जैसे ब्राइट लाइट रोडोप्सिन पर पड़ी। ठीक है, ब्राइट लाइट जैसे ही रोडोप्सिन के ऊपर आकर पड़ी तो ये रोडोप्सिन किस में टूट गया, ये रोडोप्सिन टूट गया एक तो लिपोप्रोटीन में, ठीक है, और एक टूट गया कैरोटिनॉइड पिगमेंट में। रिपीट कर रही हो अपनी बात को कि जैसे ही ब्राइट लाइट यानी दिन के समय में रोडोप्सिन के ऊपर लाइट आकर गिरती है तो वो किन किन चीज़ों में टूट जाता है, लिपोप्रोटीन में टूट जाता है और एक टूट जाता है कैरोटिनॉइड पिगमेंट में। ठीक है, और ये जो लिपोप्रोटीन होता है ये कौन सा होता है, ये लिपोप्रोटीन होता है स्कोटॉप्सिन। कौन सा लिपोप्रोटीन होता है, ये लिपोप्रोटीन होता है स्कोटॉप्सिन। ओके, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट कौन सा होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है रेटिनिन या एक और नाम से बड़ा फेमस है, दैट इज रेटिनल। ठीक है, तो जब रोडोप्सिन पर लाइट आकर गिरी तो उसको टॉप्सिन और रेटिनल में आकर टूट गया। ओके,
जब दोनों में ये रेटिनल से अपने आप ही पता चल रहा है कि जो रेटिनल है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, विटामिन ई से बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस टूटने को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग, यानी ब्लीचिंग के थ्रू रोडोप्सिन लिपोप्रोटीन में और केरोटिनॉइड में, केरोटिनॉइड पिगमेंट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसमें ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद क्या है? ब्रेक होने की वजह से रॉड सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डीपोलराइज। या आप ये बोल सकते हो रॉड सेल्स डीपोलराइज तो हुई हैं, इनकी परमिएबिलिटी चेंज हो गई है, यानी पहले ये फंक्शन नहीं कर रही थी, अब इनकी परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से अब ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगी ब्राइट लाइट की वजह से, ठीक है। ब्राइट लाइट रोडोप्सिन पर पड़ी, ब्लीचिंग प्रोसेस हुआ, ब्लीचिंग प्रोसेस की वजह से एक स्कोटॉप्सिन और रेटिनल बने, इन दोनों के बनने की वजह से क्या हुआ? रॉड सेल्स डीपोलराइज हो गई, यानी परमिएबल हो गई। और ये ध्यान रखना, इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, अंडरस्टूड। और जैसे ही ये डीपोलराइज होंगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर ये होगा, जैसे ही परमिएबिलिटी चेंज हुई, जैसे ही रॉड सेल्स डीपोलराइज हुई, दोनों के डीपोलराइज होने की वजह से क्या हुआ? एक नर्व इम्पल्स सेटअप हुआ। अब ये नर्व इम्पल्स क्या करेगा? अब ये नर्व इम्पल्स कुछ सेल्स के थ्रू, ठीक है, ये नर्व इम्पल्स क्या है? कुछ सेल्स के थ्रू क्या होगा? अब वो सेल्स भी लिख देते हैं, बाइपोलर सेल के थ्रू, गैंग्लियोनिक सेल के थ्रू, सीधा पहुंचेगा ऑप्टिक नर्व के पास, और ऑप्टिक नर्व से ये इम्पल्स, ये सिग्नल कहाँ पहुँचेंगे? ऑप्टिक नर्व से ये सिग्नल सीधा पहुँचेंगे ब्रेन के पास, और ये ब्रेन अब देखेगा किस तरीके के सिग्नल्स आए हैं और अब मुझे क्या करना है, कैसे रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? वो कंसेप्ट क्या कि अगर ब्राइट लाइट है तो ब्राइट लाइट में ही ब्लीचिंग प्रोसेस होता है, यानी रोडोप्सिन टूटता है, नर्व से इम्पल्स सेट होते हैं और सिग्नल्स कहाँ पहुँचते हैं? ब्रेन के पास, राइट। बट अगर रात है तो डार्क में क्या होगा? अगर रात है तो क्या होगा? ये तो दिन की बात हो गई। अगर रात है तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, रोडोप्सिन क्या होगा? रीसिंथेसाइज होगा। जो रोडोप्सिन टूटा है वो क्या होगा? रीसिंथेसाइज होगा, दोबारा से बनेगा, ठीक है। रात के समय लाइट प्रॉपर ना होने की वजह से जो रोडोप्सिन टूटा था वो रोडोप्सिन दोबारा से बनेगा। किन से बनेगा? स्कोटॉप्सिन से और रेटिनल से, ठीक है, इनसे बनेगा दोबारा से। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डार्क एडाप्टेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? डार्क एडाप्टेशन, ठीक है। किससे बना रोडोप्सिन दोबारा से? रेटिनल से और स्कोटॉप्सिन से, यानी कि ब्लीचिंग प्रोसेस रिवर्स हो गया। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कई बार ऐसा होता है रात के समय, जैसे हम बहुत लाइट वाले कमरे से बाहर आ रहे हैं या दिन के समय बहुत लाइट से कमरे के अंदर जा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता है, राइट। कुछ समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि
अंधेरे वाले कमरे से हम बहुत लाइट में आए। क्यों? क्योंकि जब अंधेरे वाले कमरे से लाइट में आएंगे, ब्राइट लाइट की वजह से रोडोप्सिन को ब्लीच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी टाइम के लिए हमें नहीं नज़र आता है, कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से किसी डार्क रूम में आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से किसी डार्क रूम में आ रहे हो, मतलब प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। रोडोप्सिन को रीसिंथेसाइज होने में टाइम लग रहा है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए नज़र नहीं आ रहा है। समझ आई मेरी बात? चलिए, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्या है? दैट इज कोन सेल। कोन सेल के बारे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है, पर देख लेते हैं कोन सेल क्या है। तो कोन सेल्स के पास भी भाई जिस तरीके से रॉड सेल्स के पास एक पिगमेंट था, उसी तरीके से कोन सेल्स के पास भी एक पिगमेंट होता है जिसको आयोडोप्सिन कहा जाता है। कोन सेल्स के पास भी एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को आयोडोप्सिन कहा जाता है, ठीक है। आयोडोप्सिन या विजुअल वॉयलेट। क्या? विजुअल वॉयलेट। अब यहाँ एक फीचर आ गई है। वो फीचर क्या है कि कोन सेल या ये आयोडोप्सिन जो है, इस आयोडोप्सिन की फीचर है कि ये आयोडोप्सिन सिर्फ डे लाइट में काम करेगा या आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट में, ठीक है, या आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट में काम करेगा। रॉड सेल्स की तरह नहीं है कि रात में भी काम करेगा, दिन में भी काम करेगा, कम लाइट में भी काम करेगा, ज़्यादा लाइट में भी काम करेगा। उनकी तरह नहीं है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन कब काम करेगा? या तो डे लाइट में, या बहुत ब्राइट लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है, तभी इसके थ्रू डिटेल्ड इमेज बनेगी, यानी क्लियर इमेज बनेगी, जिसको प्रॉपर तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तभी हमें कलर विजन मिलेगा, यानी हमें कलर दिखाई देंगे, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक। जब डिटेल्ड इमेज बनेगी तभी तो हम कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रॉड सेल्स में क्या था, वो कम लाइट में भी काम करती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें ठीक से कलर विजुअल नहीं होते। वो अंधेरे में भी काम करती हैं, इसी की वजह से अंधेरे में वो तो फंक्शनल है, पर हम कलर नहीं देख पाते, क्योंकि कलर विजन के लिए तो डिटेल्ड इमेज बनना ज़रूरी है, क्लियर इमेज बनना ज़रूरी है। और वो कब बनेगी? प्रॉपर लाइट में, आयोडोप्सिन की प्रेजेंस में, ठीक है। अंधेरे में हम इसीलिए कलर को नहीं देख पाते हैं। समझ आ गई बात? ठीक, इसीलिए हमें रात में कलर्स विजिबल नहीं होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर कि हमारी जो आँखें हैं उनके अंदर जो कोन सेल्स होती हैं, वो स्पेशली 3 कलर के लिए कोन सेल्स होती हैं। अब वो कौन कौन से कलर है? रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए। बेसिकली हमारी आंखों में इन कलर्स के लिए कोन सेल्स होती हैं, 3 कलर्स के लिए, ठीक है। और इनके लिए नाम दिया हुआ है, जैसे अगर रेड लाइट वाला पिगमेंट है तो रेड लाइट वाले पिगमेंट को हम बोलते हैं इरिथ्रोलेब। ग्रीन कलर के पिगमेंट के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे लेते हैं क्लोरोलेब, ठीक है। और ब्लू कलर के लिए जो हम पिगमेंट यूज करते हैं वो है साइनोलेब, ठीक है। ये 3 तरीके के पिगमेंट्स हैं। इन 3 तरीके के पिगमेंट्स की जो कोन सेल्स होती हैं हमारे रेटिना में होती हैं, ठीक है। और इन तीनों से अलग कोई भी कलर हम देखते हैं तो वो इन्हीं तीनों के मिलने से या 2 के मिलने से वो एक नया कलर जनरेट होता है,
ठीक है, इसलिए हम देख पाते हैं। जैसे कि हम अपने ब्रेन की अगर बात करते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो येलो कलर इंटरप्रेट करेगा। अगर हमारे ब्रेन को येलो कलर आइडेंटिफाई करना है तो येलो कलर के लिए कौन कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो येलो कलर के लिए दो तरीके की कौन सेल्स आपस में काम करती हैं, ग्रीन और रेड। जब ये दो तरीके की कौन सेल्स काम करेंगी, एक साथ सिग्नल स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है, तब जाकर जो कलर आइडेंटिफाई करेगा हमारा ब्रेन वो कलर होगा येलो। ठीक है, तो और अगर जैसे वाइट कलर की हम बात करते हैं, कई वाइट कलर की तो दिखाई देता है हमें, वाइट कलर के लिए क्या है, वाइट कलर के लिए इक्वल स्टिमुलेशन है, यानी तीनों की तीनों कोन सेल्स एक साथ काम कर रही हैं, इक्वली काम कर रही हैं। ठीक है, इक्वल स्टिमुलेशन है, इक्वल फंक्शनिंग है ऑफ ऑल 3 कोन सेल्स, तीनों कोन सेल्स का। ठीक है, तब हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है। और अगर एक या एक से ज़्यादा कोन सेल्स एब्सेंट है हमारे रेटिना में, एक से ज़्यादा कोन सेल्स अगर नहीं है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम कॉज होगी, दिस इज़ कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके बाद कुछ पार्ट्स और बताए थे हमने स्ट्रक्चर में, दैट इज़ वन इज़ फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस को येलो स्पॉट भी बोलते हैं। फोविया सेंट्रालिस क्या है, फोविया सेंट्रालिस रेटिना में मौजूद होता है एक ग्रूव जो कोरॉइड तक जा रहा है, दूसरे लेंस के जस्ट पीछे की तरफ होता है, और इस पर अगर लाइट पड़ती है तो एकदम क्लियर इमेज, डिटेल्ड इमेज, मैक्सिमम रेजोल्यूशन वाली इमेज मिलती है, यानी बहुत अच्छी सी इमेज मिलती है, हमें बहुत अच्छे से नज़र आता है। आपने देखा हो कुछ चीज़ जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसको रखते हैं तो हमें तब एकदम से ठीक से नज़र आता है। ज़्यादा आंखों के पास लेकर आएंगे तो धुंधला नज़र आएगा, ज़्यादा दूर लेकर जाएंगे तो हो सकता है अनक्लियर नज़र आए। ठीक है, तो सबका दूर वाला पॉइंट तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक चीज़ एकदम क्लियर नज़र आती है, किसी को नहीं नज़र आती है, बट नियर पॉइंट सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अगर अपनी आंखों के 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आप कोई चीज़ रखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो नज़र आती है, ज़्यादा क्लियर वो आपको नज़र आती है। ठीक है, तो फोविया सेंट्रालिस क्या है, फोविया सेंट्रालिस भी एक ऐसा ही पार्ट है जिस पर अगर आपकी लाइट लेंस कन्वर्ज करता है तो सबसे क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, इसी के साथ में एक और पार्ट था ब्लैक स्पॉट, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आई बॉल से बाहर की तरफ निकलती है, यानी जंक्शन पॉइंट जहाँ से शुरू होती है उस पॉइंट को ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। और ब्लैक स्पॉट की फ़ीचर क्या है, ब्लैक स्पॉट की फ़ीचर है कि यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट की फ़ीचर है कि यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई कोन सेल या रॉड सेल नहीं होती है। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दैट इज़ आई लेंस। आई लेंस क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स मतलब जिसकी दो सरफेसेस हैं, कर्व्ड, बाहर को निकली हुई बल्ज, और दोनों ही सरफेसेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेंगी। मतलब यहाँ से लाइट आ जाए तो भी फंक्शन होगा, इधर से लाइट आती है तो भी फंक्शन होगा, इसीलिए इसको बाई कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ठीक है, आई लेंस में भी आपने देखा है, बाहर से लाइट आती है तो लेंस के थ्रू रेटिना पर जा रही है, फिर रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो लेंस के थ्रू बाहर जा रही है, तो यानी दोनों सरफेसेस काम कर रही हैं। इसी तरीके से ये बाई कॉन्वेक्स कहलाता है। काम क्या होता है लेंस का, लाइट को कन्वर्ट करना ऑन टू द रेटिना, सो दैट रेटिना कैन जनरेट नर्व इम्पल्स, सो दैट ब्रेन कैन इंटरप्रेट एंड एनालाइज दैट। उसको अच्छे से ब्रेन समझ सके, पहचान सके कि ये सिग्नल्स मेरे पास, ये नर्व इम्पल्स मेरे पास पहले आए हैं या नहीं आए। अगर पहले आए होंगे तो फटाफट से रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर नहीं आए होंगे तो उसको अपने मेमोरी पार्ट में सेव करेगा, जिससे फर्दर अगर यही नर्व इम्पल्स आते तो फटाफट से रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, बट ये लेंस बाई कॉन्वेक्स फीचर की वजह से ही फंक्शनल है। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन के लिए सबसे पहले आपको आई का डायग्राम समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई है हमारी स्क्लेरा। ठीक है, ये हो गई हमारी स्क्लेरा, उसकी नीचे सेकेंड लेयर है कोरॉइड,
एंड उसके बाद शुरू हो जाती है रेटिना। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। कौन कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल्स? कोन सेल एंड रॉड सेल। मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है दोनों का। कोन सेल हो गई, रॉड सेल हो गई, उसके बाद बाइपोलर सेल हो गई, उसके बाद गैंग्लियोनिक सेल हो गई, उसके बाद हो गई ऑप्टिक नर्व, उसके बाद वीट्रस ह्यूमर। ठीक है, वीट्रस ह्यूमर का क्या काम बताया था? वीट्रस ह्यूमर का काम बताया था जैसे बलून में पानी भरते हैं, जिसकी वजह से, पानी की वजह से उसकी शेप सर्कुलर या ओवल टाइप की हो जाती है, एक पर्टिकुलर शेप उसको मिलती है, उसी तरीके से वीट्रस ह्यूमर भी शेप मेंटेन करने का काम करता है आई बॉल की। ठीक है, यही सीक्वेंस रहता है, स्क्लेरा, कोरोइड, फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियोनिक सेल, ऑप्टिक नर्व, देन वीट्रस ह्यूमर। यही सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं है। अब ये काम कैसे करती है? ठीक है, तो हम सपोज करके चलते हैं कि अब भाई बाहर बहुत लाइट है, तो लाइट अंदर एंटर करेगी, कॉर्निया पर आई, कॉर्निया से फिर कहाँ आई? कॉर्निया से फिर कहाँ आई? कॉर्निया से आती है फिर वो एक्वस ह्यूमर में, फिर लेंस में, फिर वीट्रस ह्यूमर में, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल, फिर फोटोरिसेप्टर सेल। अब जो होना है वो यही होना है। कैसे होगा? सपोज ब्राइट लाइट बाहर से आई, तो ब्राइट लाइट कैसे आई? जो मैंने भी पाथवे बताया, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, वीट्रस ह्यूमर, फिर सीधा गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल, फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स। ठीक है, फोटोरिसेप्टर सेल अब ब्राइट लाइट है भाई, तो कौन काम करेगा? रॉड सेल काम करेगी। रॉड सेल के पास क्या है? रोडोप्सिन प्रोटीन है, रोडोप्सिन पिगमेंट है, रोडोप्सिन पिगमेंट है रॉड सेल के पास। रोडोप्सिन क्या होगा? ब्राइट लाइट की वजह से ब्लीचिंग प्रोसेस करेगा, यानी टूट जाएगा। किस में टूटेगा? स्कोटॉप्सिन में, रेटिनल में और एनर्जी में। जैसे इसमें टूटेगा एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? एक नर्व इम्पल्स बनाएगा, एक मैसेज बनाएगा, एक सिग्नल बनाएगा, जो सीधा कहाँ पहुँचना है? ब्रेन के पास। तो कैसे हुआ ये प्रोसेस? ये प्रोसेस ऐसे हुआ, रॉड सेल के पास ब्राइट लाइट पहुँची। ठीक है, रॉड सेल का जो पिगमेंट था रोडोप्सिन, वो टूटा। टूटने की वजह से ये जो रॉड सेल है ये हो गई डीपोलराइज, यानी इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो गई, इसका एक्शन पोटेंशियल चेंज हो गया। अब इसकी डीपोलराइजेशन की वजह से अभी रॉड सेल क्या करेगी? स्कोटॉप्सिन रेटिनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो अब यहाँ से ये एक सिग्नल भेजेगी। वो सिग्नल पहुँचेगा बाइपोलर सेल के पास, फिर पहुँचेगा गैंग्लियोनिक सेल के पास, फिर पहुँचेगा ऑप्टिक नर्व के पास, और फिर पहुँचेगा सीधा ब्रेन के पास। ओके, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे प्रोसेस की हम बात करते हैं क्योंकि ब्राइट लाइट में तो स्कोटॉप्सिन बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है। बट अगर रात है, अंधेरा है, बाहर बहुत कम लाइट है, कम लाइट में रॉड सेल तो फंक्शनल है, ठीक है, बट बिल्कुल अंधेरा है और रॉड सेल किसी के अंदर नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जो स्कोटॉप्सिन रेटिनल और एनर्जी बना था वो दोबारा से रिकम्बाइन करके क्या बना देगा? रोडोप्सिन बनाएगा। और जो रोडोप्सिन बनाएगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डार्क एडेप्टेशन। अभी बोल चुकी थी, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो डार्क एडेप्टेशन के थ्रू क्या होगा? डार्क एडेप्टेशन के थ्रू प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, स्कोटॉप्सिन रेटिनल और एनर्जी रिकन्वर्ट हो जाएंगे रोडोप्सिन में। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आउटपुट क्या निकल कर आया है? फाइनली हमारे पास आउटपुट ये निकल कर आया है कि सिग्नल किधर से किधर जा रहे हैं भाई? ब्रेन के पास सिग्नल किधर से किधर पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो लाइट की डायरेक्शन क्या है? लाइट इधर से इधर जा रही है, राइट। बाहर से तो लाइट आ रही है, विट्रस ह्यूमर से होते हुए जा रही है, तो ये हो गई लाइट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट काम कर रही है, ठीक है। सिग्नल पाथवे क्या है? सिग्नल किस तरीके से आ रहे हैं? सिग्नल पाथवे भी तो होना चाहिए ना। सिग्नल पाथवे है, सिग्नल्स आ रहे हैं इस तरीके से,
राइट। फोटो रिसेप्टर सेल से सिग्नल किधर आ रहे हैं, बाइपोलर गैंग्लियोनिक, फिर ऑप्टिक नर्व के पास। तो सिग्नल पाथवे जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। तो सिग्नल पाथवे है हमारा फोटो रिसेप्टर से ऑप्टिक नर्व की तरफ, ठीक है। जबकि लाइट पाथवे क्या है, लाइट पाथवे है विट्रस ह्यूमर से फोटो रिसेप्टर सेल्स की तरफ। ओके, नाउ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर जो होगा उसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ आई पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफेक्ट्स हैं आईज के और क्यों होते हैं, कैसे उनको सही कर सकते हैं। ओके, तो ये हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप उसको एक बार पढ़ के रखना जिससे कि वो वीडियो देखने में फिर आसानी से समझ आ जाए। ओके, सो ओके, गुड बाय, जस्ट टेक केयर।